नमस्कार दर्शकों, स्वागत आप सभी का के न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं ऐश्वर्या। कोविड की दूसरी लहर से पूरा उत्तर प्रदेश जूझ रहा है और अब हालात ऐसे हैं कि लॉकडाउन के बाद कुछ संभलने की स्थिति तो आई है, लेकिन गांव, देहात और छोटे कस्बों में संक्रमण इस कदर फैल रहा है कि वहां पर इस महामारी से पार पाना मुश्किल हो रहा है। इसका नतीजा ये कि हाई कोर्ट ने सख्त फटकार लगाई है और कहा है कि जिस तरह की परिस्थितियां बन रही हैं, उन्हें देख के तो यही लगता है कि गांव में सब कुछ राम भरोसे ही चल रहा है। और यही दर्शकों हमारा आज का चर्चा का विषय रहेगा, राम भरोसे गांव, हाई कोर्ट। कोरोना की इस दूसरी लहर में संसाधनों की कमी और छोटे कस्बों, गांव, देहातों में स्वास्थ्य व्यवस्था का बुरा और लचर हाल, इसे देखते हुए हाई कोर्ट ने 1 महीने के अंदर तीसरी बार सरकार को फटकार लगाई है और कहा है कि किस प्रकार की व्यवस्था की जा रही है। इतनी लचर व्यवस्था हमारा स्वास्थ्य महकमा जब कोविड नहीं था तभी पूरी तरीके से व्यवस्थाएं नहीं दे पाता था, तो अब तो महामारी है, ये किस तरह की स्थिति है। इस पर हाईकोर्ट ने कई सारे सुझाव भी दिए हैं सरकार को कि युद्ध स्तर पे अलग अलग तैयारियां की जाए, ताकि कम से कम हम अब आने वाली जिसका अंदेशा है कोविड की तीसरी लहर, उसके लिए तो कम से कम पहले से तैयारी करके रख लें। और इसी पे दर्शकों आज हम चर्चा करेंगे कि किस तरह उत्तर प्रदेश में जो केसेस बढ़ रहे हैं, गांव में अलग अलग उन जगहों पर जहां तक स्वास्थ्य संसाधन लगभग ना के बराबर हैं, वहां पर क्या स्थिति है और उसे लेकर के कोर्ट की तरफ से आखिर क्यों सरकार को फटकार लगाई गई। हमारे साथ इस पे मेहमानों का पैनल जुड़ेगा, हमारे संवाददाता भी जुड़ेंगे जिनके साथ हम जमीनी हकीकत जानेंगे उस जिले की, उस गाँव की। लेकिन उससे पहले आप सभी के लिए एक विशेष रिपोर्ट। कोर्ट ने मेरठ मेडिकल कॉलेज में भर्ती कोविड मरीज संतोष कुमार के लापता होने में डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ की लापरवाही को गंभीर मानते हुए अपर मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य को जिम्मेदारी तय करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने प्रदेश सरकार को 4 माह में प्रदेश के अस्पतालों में चिकित्सीय ढांचा सुधारने और मेडिकल कॉलेज को SGPGI स्तर का संस्थान बनाने के लिए कदम उठाने का निर्देश दिया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने योगी सरकार को 4 महीने में यूपी अस्पतालों में चिकित्सीय ढांचा सुधारने और 5 मेडिकल कॉलेज को SGPGI स्तर का संस्थान बनाने के लिए कदम उठाने का निर्देश दिया है। जनहित याचिका की सुनवाई कर रही न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा और न्यायमूर्ति अजीत कुमार की पीठ ने कहा कि वर्तमान में प्रदेश में चिकित्सा सुविधा बेहद नाजुक और कमजोर है। यह आम दिनों में भी जनता की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। हाई कोर्ट के आदेश के बाद सरकार और स्वास्थ्य विभाग हरकत में आया है, लेकिन लचर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को स्थानीय स्तर पर किस तरह से कितने समय में सुधारा जा पाएगा ये भविष्य ही बताएगा। लेकिन कोर्ट की सख्ती बता रही है कि वास्तव में हालात बेहद खराब है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो अस्पताल में मरीज जो भर्ती हैं उन्हें पूरी तरीके से सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। पूरी तो क्या, कई जगह पर मूलभूत सुविधाएं भी नदारद हैं। कोविड से पहले की भी स्थिति अगर आपको बताएं तो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हो या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो, उनके किस तरह के हालात थे ये हम सबसे छिपे नहीं हैं। और इस वक्त जबकि एक महामारी के दौर से हम लोग गुजर रहे हैं, तब पंचायत चुनाव के बाद गांव देहातों में कम्युनिटी स्तर पर जो संक्रमण फैला उससे बच पाना किस हद तक मुश्किल हो रहा है, इसका अंदाज़ा आप आंकड़ों को देख करके लगा सकते हैं। हालांकि गांव देहातों जहां से खबरें भी इतनी छन छन के आती हैं कि अगर कोई बड़ी घटना होगी तो भी सुर्खियों में अपनी जगह नहीं बना पाती, तो अंदाज़ा लगाइए किस प्रकार वहां के लोग संक्रमण से जूझ रहे हैं। और इसी बीच आइए जो हमारे साथ संवाददाता जुड़ गए हैं उनका परिचय आपसे करा देते हैं। हमारे साथ अवनीश शुक्ला जी जुड़े हुए हैं उन्नाव से। दर्शकों परिचय कराएंगे आपका अपने संवाददाताओं से, लेकिन इस बीच राजधानी लखनऊ से एक बड़ी खबर आ रही है, वो आपको पहले दिखा देते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर जो हमें राजधानी लखनऊ से मिल रही है,
राजधानी लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर प्रभारी रोशन जैकब के निर्देश पर एफआईआर दर्ज की गई है। नोटिस देने के बाद सीएमओ ने दर्ज कराई है एफआईआर। बड़ी खबर इस वक्त की, हॉस्पिटल पर अधिक वसूली करने का आरोप लगा था, इस बाबत एफआईआर दर्ज कराई गई है। मैक्सवेल, जेपी और देवीना हॉस्पिटल पर एफआईआर दर्ज कराई गई है। बड़ी खबर इस वक्त की राजधानी लखनऊ से आपको दे रहे हैं। नोटिस देने के बाद सीएमओ ने दर्ज कराई एफआईआर। हॉस्पिटल पर अधिक वसूली का लगा था आरोप। बड़ी खबर इस वक्त की राजधानी लखनऊ से आपको बता रहे हैं। मैक्सवेल, जेपी और देवीना हॉस्पिटल पर एफआईआर दर्ज की गई है। प्रभारी रोशन जैकब के निर्देश पर एफआईआर दर्ज की गई है। नोटिस देने के बाद सीएमओ ने दर्ज कराई है एफआईआर। हॉस्पिटल पर अधिक वसूली करने के आरोप लगे थे, जिस बाबत ये एफआईआर दर्ज कराई गई है। तो बड़ी खबर इस वक्त की राजधानी लखनऊ से आपको बता दें, जहां मैक्सवेल, जेपी और देवीना अस्पताल पर एफआईआर दर्ज कराई गई है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। नोटिस देने के बाद सीएमओ ने दर्ज कराई थी एफआईआर। हॉस्पिटल पर अधिक वसूली के आरोप लगे थे। बड़ी खबर इस वक्त की राजधानी लखनऊ से आपको बता रहे हैं। मैक्सवेल, जेपी और देवीना अस्पताल पर एफआईआर दर्ज कराई गई है। हॉस्पिटल पर अधिक वसूली करने का आरोप लगा था। तो एक महीने के अंदर ये तीसरी बार हाईकोर्ट से फटकार सरकार को लगाई गई है। फटकार इस बाबत कि आखिर जो परिस्थितियां बन रही हैं उन्हें लेते हुए किस तरह की व्यवस्थाएं आम जनता के लिए मुहैया कराई जा रही हैं। फटकार इस बात को लेकर के भी कि क्या हम युद्ध स्तर की तैयारी बोल करके बिल्कुल भी तैयार नहीं थे, क्योंकि कोविड की दूसरी लहर में पहले मेट्रो सिटीज और बड़े शहर चपेट में आए और उसके बाद पंचायत चुनाव जैसे जैसे हुआ, अलग अलग 4 चरणों में गांव, देहात और छोटे कस्बे भी इसकी चपेट में आ गए। तो आइए बिना देर किए अपनी चर्चा की शुरुआत करते हैं और इस वक्त जो संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं उनका परिचय आपसे करा देते हैं। उन्नाव से हमारे साथ अवनीश शुक्ला जी जुड़े हुए हैं। अवनीश, स्वागत आपका। गाजीपुर से इकरार खान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इकरार, स्वागत आपका। और प्रयागराज से विनय मिश्रा हमारे साथ जुड़ेंगे और हमारे संवाददाता अभिषेक सिंह हमारे साथ राजधानी लखनऊ से जुड़े हुए हैं। तो शुरुआत अवनीश आपके साथ मैं करना चाहूंगी। उन्नाव से हमारे साथ अवनीश शुक्ला जुड़े हुए हैं। अवनीश, उन्नाव में इस वक्त कैसी स्थिति है? क्या सैनिटाइजेशन और टीकाकरण, टेस्टिंग जिसके दावे किए जा रहे हैं वो ग्राम देहात में शुरू हो पाई है अब तक? जहाँ तक उन्नाव के जिले उन्नाव की बात करें, जो शहर से अब कोरोना धीरे धीरे जो गांव की ओर बढ़ चला है, तो शहरों में हमने देखा काफ़ी नुकसान इस बार पहुंचाते हुए जब पंचायत चुनाव के बाद इसका असर अब गांव में भी देखने को मिला है। गांव में अभी अगर व्यवस्थाओं की बात की जाए तो अभी कोई बहुत सुचारू ढंग से कोई व्यवस्थाएं टेस्टिंग की कोई बहुत अच्छी व्यवस्था नहीं है। अब शुरुआत हो रही, सैनिटाइजेशन की भी कोई व्यवस्था नहीं है। तो जो सरकार इस पर ध्यान जरूर दे रही है, ऊपर से आदेश जरूर आ रहे हैं प्रदेश सरकार द्वारा, लेकिन अभी नीचे होता है इसका पालन नहीं हो पा रहा है। लोगों को कहीं ना कहीं दिक्कतें आ रही है, उनको जानकारी नहीं है कहाँ पर हम ले जाकर टीकाकरण करा सकते हैं, स्थानों पर कहाँ पर जाकर उनको टेस्टिंग हो सकती है। अभी इस जानकारी का अभाव होने के कारण ग्रामीणों में अभी भी अफरा तफरी है और वो कंफ्यूज है कि जो है कैसे क्या होगा। और ज्यादातर वो लोग अगर इस बात को लेकर बिल्कुल कंफ्यूजन इस बात को लेकर के कि आखिर जाएं तो जाएं कहां, अभी भी ये समस्या बनी हुई है। उन्नाव को हमने सबसे पहले इसलिए लिया क्योंकि राजधानी लखनऊ के बगल में और सबसे बड़ी जनसंख्या वाले कानपुर का भी ये एकदम पड़ोस है। उसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह की व्यवस्था है। और इस चर्चा में हमारे साथ प्रिंस लेनिन भी जुड़ गए हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं हाईकोर्ट से। प्रिंस लेनिन जी, आपका बहुत स्वागत है। सर, आपसे भी ये सवाल मेरा रहेगा, जिस तरह से हाईकोर्ट ने सरकार को फटकार लगाई है कि राम भरोसे गांव छोड़े हुए हैं, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं किस तरह लचर हैं, उसकी एक जो तस्वीर है वो हमें अलग अलग जिलों से नजर आ रही है।
लेकिन दूसरी तरफ सरकार तो लगातार ये कह रही है हम तो गांव-गांव टेस्टिंग करवा रहे हैं, हम तो गांव-गांव सैनिटाइजेशन की व्यवस्था करा रहे हैं, गांव-गांव अवेयरनेस फैला रहे हैं कोविड को लेकर के। तो ये कहां पर कुछ कॉन्ट्रडिक्शन वाली स्थिति बन रही है? क्या सरकार झूठ बोल रही है या फिर जो कोर्ट है वो सही समझ नहीं पा रहा है? नहीं, कोर्ट नहीं समझ पा रहा, बल्कि कोर्ट ने तो सरकार की कथनी करनी का जो भेद है वो खोल के रख दिया है जनता के सामने। और जिस तरह से आज ये स्थिति स्पष्ट हो चुकी है कि सरकार कहीं न कहीं अदालत को भी गुमराह करने का प्रयास करती रही है, और उसी के चलते आज जो हाईकोर्ट को ये टिप्पणी करनी पड़ी कि पूरा जो ये प्रदेश के ये जो जिले हैं, ये कहीं न कहीं राम भरोसे ही ये चीजें चल रही हैं। तो ये बहुत ही दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण घड़ी है कि इतनी गंभीर समस्या होने के बाद भी सरकार जो है वो निरंतर कहीं ना कहीं मामले को गुमराह करने में लगी हुई है, जिस पर जो ये टिप्पणी माननीय उच्च न्यायालय को करनी पड़ी है। और अभी भी अगर ये सरकार नहीं जागती है तो पता नहीं आने वाले समय में और कितने लोगों को अपनी जान से हाथ गंवाना पड़ेगा, क्योंकि सही समय पे ना तो वहाँ पे रिमोट एरियाज में टेस्टिंग हो रही है, ना वहाँ पे कोई वैक्सीनेशन की सुविधा है, ना इलाज की है। इलाज की क्या सुविधा, शहरों का क्या हाल रहा है, तो गांव की आप क्या बात करेंगे। वहाँ पे तो कोई अच्छे बड़े अस्पताल भी नहीं होते हैं। यहाँ शहरों में सारे अस्पताल फुल हैं, तमाम दवाइयों की कमी है, ऑक्सीजन की कमी रही है। इसके बावजूद भी अगर अभी भी सरकार सिर्फ आंकड़ों को और इस तरह से गुमराह करने का प्रयास करेगी तो ये कोई अच्छी चीज नहीं कही जाएगी, और इस पर अदालत को और कड़े कदम उठाए जाने चाहिए, और ऐसे व्यक्ति, ऐसे दोषी अधिकारी जो गुमराह करने का काम कर रहे हैं, उनको कठोर से कठोर सजा दी जानी चाहिए। सर यहाँ पर ठीक है सर, यहाँ पर एक बड़ा सवाल ये बनता है कि कोर्ट की तरफ से लगातार सरकार को आदेश दिए जा रहे हैं, लगातार फटकार लगाई जा रही है। 1 महीने के अंदर ये तीसरा बड़ा आदेश, तीसरी बड़ी फटकार हमने हाई कोर्ट की सुनी है, लेकिन उसके बावजूद भी व्यवस्थाएं सुधर नहीं पाती हैं। आखिर ऐसा लचर रवैया क्यों? एक सिस्टम की एक नाकामी है, और सिस्टम की जो रेपिटेशन है कि उनको सुधरना नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो अधिकारी बैठे रहते हैं, इनके आंखों का इनके ऊपर हाथ होता है। सरकार में प्रभावशाली लोगों से इनकी पकड़ होती है कि ये कार्रवाई से बच जाते हैं। इसीलिए मैं इस बार जोर दे रहा हूं कि जब न्यायालय ने ये चीज पकड़ी है कि जिस तरह से अव्यवस्था, कुव्यवस्था व्याप्त है, तो जो भी लोग, जो अधिकारी इसके लिए दोषी हैं, उनको न्यायालय को खुद सजा देनी चाहिए, न्यायालय को खुद उसमें कार्रवाई करनी चाहिए, जुडिशियल इंक्वायरी कराएं, उनसे रिपोर्ट लें, और जो भी इसमें दोषी व्यक्ति मिलते हैं उनको सरकार के समक्ष नहीं स्तुति के लिए सुपुर्द करना चाहिए, उनको अपनी फाइंडिंग रिकॉर्ड करके ऐसे लोगों को चिन्हित करके कठोर से कठोर सजा दी जानी चाहिए, चाहे उनको सेवाओं से उनको बर्खास्तगी ही क्यों ना की जाए, क्योंकि आप स्वास्थ्य जैसी महत्वपूर्ण सेवा को इस गंभीर बीमारी के समय में अगर नहीं सुव्यवस्थित रख सकते हैं, नहीं संभाल सकते हैं, और उसके बावजूद आप अदालत को गुमराह करने का प्रयास करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं जो दोषी हैं उनको कदापि बिल्कुल बहुत ज्यादा जरूरत है इस वक्त इस बात को लेकर के चेताने की कि क्या स्थितियां बनी हुई हैं, क्या वादे किए गए थे जनता से, और इस वक्त जनता किस मुहाने पर खड़ी हुई है कि उसको अपने आगे कोई रास्ता नजर नहीं आता, कोई विकल्प नहीं दिखता कि कैसे इस महामारी को हम पार पा पाएंगे, और अगर इस वक्त को हम काट भी लें तो उसके बाद जो आर्थिक चोट पहुंची है उससे हम कैसे उबर पाएंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता लखनऊ से अभिषेक भी जुड़े हुए हैं। अभिषेक, लखनऊ की इस वक्त कैसी स्थिति? बहुत विडंबना कि हाईकोर्ट की तरफ से बड़ी फटकार लगाई गई है, क्योंकि राजधानी लखनऊ की भी स्थिति पिछले 1-1.5 महीने में बहुत ही विषम हमें देखने को मिली। जब रेमडेसिविर जैसे इंजेक्शंस की जरूरत थी तो उनकी कालाबाजारी दिखी, अब केसेस घट करके करीब 500 तक रह गए हैं, तो हम ब्लैक फंगस से जूझ रहे हैं तो उनके इंजेक्शंस की भी कालाबाजारी दिखी, बीच में ऑक्सीजन सिलेंडर्स को लेकर के आपाधापी दिखी। ऐसी इस महामारी में ऐसा कोई स्टेज नहीं गया जब हम राजधानी लखनऊ के लिए ये कह पाए हो कि ये स्थिति तो कम से कम हमने ठीक से पार कर ली बिना परेशानी के।
देख हमने कई सारी स्टेजेस देखे। शुरुआत हुई पिछले लॉकडाउन से अब तक की बात की जाए तो कोरोना संक्रमण के देश में एंटर करने के बाद से ही और पूरी दुनिया में ही महामारी का दौर देखने को मिला। उसके बाद से लोगों के मन में घबराहट थी, डर थी। उसके बाद भी इतने केसेस, इतनी भयावह स्थिति नहीं थी, लेकिन जिस तैयारी की जरूरत थी, जिस मुकम्मल तैयारी की जरूरत थी, कहीं ना कहीं वो तैयारियां नहीं की गई। और अब जो हम देख रहे हैं तस्वीरें, वो डराने वाली हैं, भयभीत कर देने वाली हैं। कैसे हमने लाइनें देखी, लोग टोकन लेकर के अपने परिजनों को क्रिमेटिंग सेंटर्स के बाहर इंतजार कर रहे थे क्रिमेट करने के लिए। तो इससे भयानक दृश्य नहीं मानव सभ्यता में देखा जा सकता था। और अब एक के बाद एक नई चीजें निकलकर सामने आ रही, जैसा कि ब्लैक फंगस की बात की जाए, जो पोस्ट कोविड इफेक्ट के बाद सामने आया, और अभी उतनी तेजी से मामले रिपोर्ट नहीं हो रहे हैं। हाँ, ये जरूर है, कई सारे जिलों में उत्तर प्रदेश के भी एक के बाद एक मामले जरूर सामने आ रहे हैं, लेकिन अभी पूरी तरह नहीं कहा जा रहा कि वो ब्लैक फंगस है, क्योंकि ब्लैक फंगस को लेकर भी अभी भी रिसर्च और मतभेद हैं कई सारी चीजों को लेकर। लेकिन जिन तैयारियों की, जिन वैक्सीन की बात कही जा रही है, सबसे अहम बात, ब्लैक फंगस को लेकर जो वैक्सीन प्रोडक्शन फार्मेसी कंपनियां कर रही हैं, उनको भारत सरकार की तरफ से एक आदेश दिया जाता है कि वो वैक्सीन रिटेल शॉप्स पर ना बेची जाए, ताकि कालाबाजारी को रोका जा सके। कहीं इसकी वजह से लोगों की जान पर भी बना है। सरकार की तरफ से फैसला इसलिए भी लिया गया ताकि लोग जो तीमारदार हैं वो अपने पेशेंट्स के लिए डायरेक्ट वैक्सीन खरीद पाएं, और उसके लिए एक हेल्पलाइन नंबर भी सभी फार्मेसी बड़ी कंपनियों ने जारी किए हैं। लेकिन वो कितने कारगर साबित होते हैं, कितना बेहतर तरीके से लोगों तक पहुंच पा रहे, और क्या हर किसी को इस बात की जानकारी है, ये सबसे बड़ा सवाल है। और क्या कालाबाजारी रोकने में वाकई कामयाब हो पाए हैं, बनिस्बत इसके कि हम जो तस्वीरें देख रहे हैं कि ब्लैक फंगस की जो वैक्सीन है या ब्लैक फंगस से लड़ने के लिए जो इंजेक्शन तैयार किए गए हैं, वो लोगों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। तकरीबन 200 से ज्यादा इंजेक्शन देने पड़ते हैं किसी एक पेशेंट को, जब उसको ऑपरेट किया जाता है, जब पूरी तरह से उसको कहा जा रहा है कि एकदम प्रिक्योरिंग स्टेज पर पहुंच रहा है, जब उस बॉडी पार्ट को बाहर निकाला जाता है जिसमें ब्लैक फंगस पूरी तरह से समा गया होता है। लेकिन इन सारी चीजों के बीच सबसे बड़ा सवाल ये है कि सरकार ने कालाबाजारी रोकने के लिए जरूर फैसला लिया कि वो रिटेल शॉप पर ना पहुंचे, लेकिन क्या रिटेल शॉप पर वो नहीं है? क्या उसकी कालाबाजारी नहीं हो पा रही है? ये सबसे बड़ा सवाल है। बिल्कुल आपने सही कहा। यहाँ पे अलग अलग स्टेजेस से, बिल्कुल, पहले तो सप्लाई कम थी, डिमांड बढ़ी, उसके बाद मिसमैनेजमेंट और उसके बाद कालाबाजारी। इन तीनों स्तर से हम गुजरे हैं राजधानी लखनऊ में भी। चलिए जल्दी से जो संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं, एक बार उनसे भी उनके जिलों के बारे में पूछ लेते हैं। गाजीपुर से हमारे सहयोगी इकरार खान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इकरार, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही हो, गाजीपुर के आसपास जहां से नदी बहती है, वहां पर बड़ी संख्या में गंगा किनारे शव फेंके गए थे, जिनकी डेड बॉडीज भी मिली थी। इस वक्त कैसी स्थिति है वहां पर? वहाँ पे शव फेंके गए थे। वहाँ पे एक पुलिस चौकी, छोटी सी पुलिस चौकी का निर्माण कराया गया। वहाँ पे 2 से 3 कांस्टेबल परमानेंट घंटा ड्यूटी लगे हुए हैं। और हमें एक चीज बता दें कि बिहार बॉर्डर से जितनी भी लाशें आ रही हैं, उसको पुलिस वहां से वापस कर दे रही है कि आपको यहाँ पे इस लाश को न परवाह करना है, न आपको अंतिम संस्कार करना है, आप अपने राज्य में ले जाकर उनकी अंतिम संस्कार करें। बहुत सी गाड़ियां लाश बॉडी लेके आ रही हैं और फिर वो गाड़ियां वापस चली जा रही हैं। और मैं बता दूं, वापस जा रही है, इसका मतलब वहां पे अंतिम संस्कार की घाट किनारे कोई व्यवस्था नहीं करवाई गई है प्रशासन की तरफ से? क्या प्रशासन द्वारा कोई व्यवस्था करवाई गई है अंतिम संस्कार की घाट किनारे, जो लोग अपने अपने परिजनों को लेकर के आ रहे हैं अंतिम संस्कार के लिए? हेल्पलाइन नंबर चालू किया, उसके साथ वहाँ एक तहसीलदार और एक एसडीएम की ड्यूटी पूरे जिले में तैनात कर दी कि आप इसको फॉलो करेंगे। जिसकी भी ऐसी व्यवस्था हो जो परिजन के डेड बॉडी को जलाने में मतलब या और उसकी कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो उसको आप तत्काल प्रशासन को अवगत कराएं और उस हिसाब से उनके हेल्प के लिए आप खड़े रहें। और वैक्सीन की बात है, हम बताना चाहते हैं कि गाजीपुर में कुछ ऐसे ग्राम सभाएं जहां वैक्सीन की लगने का प्रोग्राम चालू हो गया, लेकिन बहुत ऐसे गांव हैं जहां वैक्सीन नहीं लग रही है, ना वहां पे कुछ जानकारी मिली। मैं आज शाहपुर गांव में मौजूद गया था, वहां से कुछ गांव के लोगों से बात किया
तो गांव के लोगों का ये कहना था कि मुझे तो इसके बारे में जानकारी ही नहीं है, न सैनिटाइजर कभी गांव हुआ है और न कभी वैक्सीन के बारे में चर्चा हुई, न सब स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कोई हमें बताने आया ना कि वैक्सीन लग रही है। ठीक है, गाजीपुर के हालात भी कुछ अलग नहीं हैं, जैसे हमने उन्नाव लखनऊ के हालात सुने वैसे ही हैं। विनय मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रयागराज से। विनय, प्रयागराज के क्या हालात हैं? पंचायत चुनाव के बाद प्रयागराज के आसपास के गांव में जिस तरह से संक्रमण तेजी के साथ फैला, हालांकि प्रयागराज में भी संक्रमण इतने चरम पर था कि वो भी उत्तर प्रदेश के टॉप 5 जिलों की सूची में आता था। इस वक्त गांव में सैनिटाइजेशन की बात जो कही जा रही है, जो वैक्सीन की बात कही जा रही है और जो गांव के लोगों में जागरूकता की बात कही जा रही है, क्या वो हो पा रहा है? जानकारी के लिए जो है प्रयागराज में सैनिटाइजर का काम तो बिल्कुल देखने को ही नहीं मिल रहा है, केवल एक कागजी खाना पूर्ति पर ही सीमित रह जा रहा है। और रही बात जो है वैक्सीनेशन की, तो जब रजिस्ट्रेशन ही नहीं हो पा रहा है तो वैक्सीनेशन कैसे होगा? इसमें जागरूकता की कमी है, लोगों के पास जो है उनको जागरूक नहीं किया जा रहा है किसी भी माध्यम से। तो लोग जो है जब रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पा रहे हैं तो इसके अलावा उनके मन में ये है कि रजिस्ट्रेशन कहाँ पे होगा, कैसे होगा, उन्हें जानकारी ही नहीं है और वैक्सीनेशन के लिए भटक रहे हैं कि सरकारी यानी कि अस्पतालों में। ठीक है, और इसके अलावा जो लोग बीमार हैं, क्या उनकी टेस्टिंग के लिए अभी सुविधाएं हो पाई हैं? विनय, जो लोग बीमार हैं उनकी टेस्टिंग के लिए सुविधाएं हो पाई हैं? मतलब कुल मिला के कि टेस्टिंग भी लोग नहीं करवा पा रहे हैं। जो जागरूक हैं, जो पकड़ वाले हैं, ऊंची पहुंच वाले हैं, उनकी टेस्टिंग हो पा रही है, वो जा करके जो है अपनी टेस्टिंग करवा ले रहे हैं। और जो गरीब तबके के लोग हैं वो अपना टेस्टिंग भी नहीं करवा पा रहे हैं जी। उनका टेस्टिंग भी नहीं हो रहा है, यानी कि हालात लमसम सब जगह पर एक जैसे। हालांकि कहा यह जा रहा था कि हम दूर दराज गांव तक अपनी मुहिम को पहुंचा रहे हैं और वहां भी कोविड से जंग जारी है। दर्शकों, छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकेंगे, लेकिन ब्रेक के उस पार भी हमारी चर्चा जारी रहेगी। जिस तरह से हाईकोर्ट ने फटकार लगाई है सरकार को कि राम भरोसे ही पूरी व्यवस्था चल रही है गाँव की, इसी पर चर्चा जारी रहेगी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता और दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत आप सभी का। चर्चा कर रहे हैं हम राम भरोसे गांव। जिस तरह से हाईकोर्ट ने फटकार लगाई है उत्तर प्रदेश सरकार को, इस वक्त कोविड को लेकर के गांव की, दूर कस्बों की, देहातों की जो स्थिति बनी हुई है, जिस तरह की लचर स्वास्थ्य व्यवस्था है, वहां पे जिस तरह मामले तेजी के साथ फैल रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की बात करें तो वो नदारत नजर आती हैं। सरकार बड़े बड़े वादे कर देता है, बड़े बड़े
मैनिफेस्टो जारी कर देता है, लेकिन उनके बाद धरातल पे क्या वो सारी सुविधाएं, वो नीतियां उतर पाती हैं, पहुंच पाती हैं, इसे लेकर के कोई जवाब नहीं आता। लेकिन इनकी बानगी, इनकी जो सच्चाई है वो दिख जाती है तस्वीरों के ज़रिए, वीडियो के ज़रिए, जो अलग अलग हमें छोटे ज़िलों से मिलते हैं। हमारे साथ इस चर्चा में प्रिंस लेनिन जुड़े हुए हैं। सर, एक बार फिर से आपके पास आऊँगी। एक बड़ी विडंबना इस बात की है कि जब सरकार को कोई काम नहीं करना होता है या फिर अपने पक्ष में कोई बयान देना होता है, उदाहरण के तौर पे जब पंचायत चुनाव होने थे और कहा गया कि ये रोके क्यों नहीं गए, तो साफ ये कह दिया गया कि ये चुनाव आयोग के हाथ में था। और भी किसी चीज़ का अगर उदाहरण देना होता है तो सरकार कह देती है कोर्ट की तरफ से ये आदेश आया है और माननीय सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का आदेश हमें मानना होगा। उस वक्त आप झट से जो दूसरी बॉडीज हैं उनकी आड़ लेकर के या उनकी बात लेकर के अपना पक्ष रख देते हैं। लेकिन जब कोर्ट सामने से फटकार लगा रहा है, एक नहीं 3 बार फटकार लगा रहा है, लगातार कह रहा है कि स्वास्थ्य व्यवस्थाएं कैसी हैं, तब उन पे काम नहीं हो पा रहा है। हेलो, पहुंच रही है प्रिंस लेनिन जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? रह गई थी जी। जी जी सर, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही हो तो क्यों इतनी विडंबना कि 3 बार फटकार के बाद भी जो सरकार है वो कार्य नहीं कर पा रही है जिसके लिए कोर्ट आदेश दे रहा है, जबकि सरकार हर बार कोई और आदेश होता है तो कहती है ये कोर्ट की तरफ से आदेश है, हमें ये करना पड़ेगा। लेकिन इस वक्त जब सामने से फटकार लगा रही है तब वो काम होते नजर नहीं आ रहे। ये बहुत गंभीर प्रश्न है कि निरंतर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बावजूद जो ठीक ढंग से कार्यवाही नहीं हो रही है, सरकारों के द्वारा जो हीला हवाली की जा रही है, गैर जिम्मेदाराना तरीके से इस सिचुएशन को हैंडल किया गया, क्योंकि सारा ध्यान उनका चुनाव की तरफ था। सारा समय उनका जो देश में चुनाव चल रहे थे, उन्होंने देश में इस गंभीर समस्या जो खड़ी हो रही थी उसकी तरफ कदापि ध्यान नहीं दिया कि ऑक्सीजन प्लांट्स को दुरुस्त कर देते, ऐसे मर्ज में इस्तेमाल वाली दवाइयों को सुचारू रूप से व्यवस्थित कर देते। लेकिन जिस तरह से अदालत के निर्णय के बाद भी इस स्थिति में अभी तक सुधार नहीं किया गया है, वो बहुत ही गंभीर विषय है और इस पे जो कार्रवाई है वो कहीं ना कहीं से अपेक्षित है कि माननीय उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय को इस महामारी में जो इतनी गंभीर रूप से लोगों की जानें गई हैं उसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके दोषियों को सजा देनी चाहिए। तभी ये व्यवस्था सुधरेगी, तभी ये सरकार में बैठे हुए लोग जागेंगे, वरना ये व्यवस्था इसी तरह चलती रहेगी। एक दूसरे के ऊपर जिम्मेदारियों को थोपते रहेंगे, अपनी अपनी बात से पल्ला झाड़ते रहेंगे। कहीं वो चुनाव आयोग की गलती बताएंगे, कहीं वो स्वास्थ्य विभाग की गलती बताएंगे। लेकिन आज जरूरी है कि दोषी व्यक्तियों को चिन्हित करके, चाहे वो किसी भी पद पे बैठा हुआ व्यक्ति हो, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस वक्त कि जो दोषी हैं उनको सज़ा ज़रूर मिले और जो व्यवस्था है वो ज़रूर सुधरे, ताकि कोविड की इस दूसरी लहर को तो हमने झेल दिया, लेकिन इससे सबक ले लें और आगे के लिए तैयार रखें। फिलहाल बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए प्रिंस लेनिन जी, आपका। अभिषेक, आपका भी बहुत शुक्रिया। विनय, आपका भी धन्यवाद। आपका भी बहुत धन्यवाद हमारे साथ एक राज्य जुड़ने के लिए। अवनीश, आपका भी बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ दर्शकों, फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। इजाजत दीजिए। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए के न्यूज़ के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।